जी जी। हर्ष जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना समय आपने अभी संदीप जी को दिया उससे आधा भी मुझे दे देंगे ना, ठीक है तो मैं सर, इनके जल्दी पैरों से, तले जमीन खिसका लेकिन दूंगा। सही। सर, मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को कि लोगों को पहले इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स को समझने की जरूरत है कि आखिर में मुद्दा क्या है और इसकी हाय तौबा क्या मचाई गई है। मुद्दा बड़ा सीधा सा है साहब कि अगर हिंदुस्तान में व्यापार करना होगा तो हिंदुस्तान के संविधान के नियमों को मानना होगा। बड़ा सिंपल सा मुद्दा है। जब हिंदुस्तान के नियम गूगल पे अप्लाई होते हैं, ट्विटर पे अप्लाई होते हैं, टिकटॉक पे अप्लाई होते हैं, अमेजॉन पे अप्लाई होते हैं, तो बीबीसी पे अप्लाई क्यों नहीं होंगे? अगर बीबीसी को नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप इन नोटिस का जवाब दीजिए, और अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देते तो इनकम टैक्स के रूल जो कि 133A के तहत इनकम टैक्स को ये अधिकार है कि वो जाके उनके ऑफिसेज में ये सर्वे कर सकती हैं, उनके अकाउंट्स को खंगाल सकती हैं, उनके एम्प्लॉयज पूछताछ कर सकती हैं, एविडेंस इकट्ठा कर सकती हैं। अगर ये सब संविधान के अनुसार, रूल्स के अनुसार, रेगुलेशंस के अनुसार किया जा रहा है तो इसमें बवाल किस चीज का है? हल्ला क्यों मचाने की जरूरत है? खासकर तब जबकि खुद बीबीसी ने इसके ऊपर कोई सवाल अब तक नहीं उठाया आधिकारिक रूप से। रादर, जैसे कि अजय जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हम पूरा कॉपरेट करेंगे। तो फिर कांग्रेस की पेट में दर्द होना अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिर ये बीबीसी का प्यार क्यों है। मैं वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि बीबीसी को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन किसी जमाने पे कहा जाता था। आज तो सर ये बोरिंग ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, और अगर हम इसको भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन भी कह दें। आज घड़ी में ठीक 11 बज चुके हैं। मुद्दे की बात लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जेके 24/7 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपातकाल, जी हां, इस शब्द का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि काल शब्द का इस्तेमाल भी बखूबी किया जा रहा है। इसलिए काल शब्द को हमने इन्वर्टेड कोमा में दिया है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही कि बीजेपी का काल आ चुका है, तो बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस का ऐसा काल आया था जब आपातकाल आया था, और उस वक्त को याद किया जाना चाहिए आज के समय में। दरअसल कल बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पे आयकर विभाग का सर्वे हुआ, तो उससे कांग्रेस को थोड़ा सा दर्द जरूर हुआ। अब विपक्ष का काम है भाई सवाल खड़े करना, तो सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया। आज मुद्दा जब हम आपके लिए लाए हैं, आपातकाल शब्द का जब इस्तेमाल हो रहा है, तो इतिहास के कुछ पन्नों को पलटेंगे और वर्तमान में भी आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है। शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ, ताकि आपको पता लग जाए कि मुद्दा हमने क्या चुना और क्यों चुना। जानकारी आपको बता रहे हैं, बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आयकर सर्वे अभी भी जारी है। जानकारी दे दें, कांग्रेस ने एक बार फिर से आयकर सर्वे को लेकर आपातकाल की बात कही है कि बीजेपी सरकार में आपातकाल, अघोषित आपातकाल लगाया जा रहा है। कांग्रेस याद करे आपातकाल का दौर, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है, यानी एक तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं। जयराम रमेश किस अंदाज में कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं, फिर तुरंत सुनिएगा कि बीजेपी का रिएक्शन किस तरीके से आया है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है, और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा, वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। और कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो, या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। तो हमने आपको दोनों पक्षों को सुनवाया। विपक्ष कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसको कैसे गिराने की कोशिश की जा रही है, ये एक अघोषित आपातकाल है। तो अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि भैया कार्रवाई हो रही है, निष्पक्ष एजेंसी है वो कार्रवाई कर रही है, तो सरकार पर आप क्यों कटाक्ष कर रहे हैं। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं, तो सवाल हम आपके सामने लेकर आते हैं और डंके की चोट पर उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सवाल आपके सामने रख देते हैं मुद्दे की बात में, और उसके बाद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, आपकी मुलाकात जरूर करवाएंगे। आयकर सर्वे पर इतना हंगामा क्यों है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या वाकई चौथे स्तंभ पर घात किया जा रहा है, जैसा विपक्ष कह रही है। आपातकाल का जिक्र बार बार आखिर क्यों हो रहा है, संसद से लेकर अभी तक क्या
कांग्रेस के भूतकाल का वर्तमान पर असर पड़ रहा है? जो पहले आपातकाल की बात हो रही थी और इसके बाद वर्तमान में आखिर कांग्रेस क्यों अघोषित आपातकाल कह रही है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाए जाने चाहिए ताकि इतिहास के पन्नों को जब हम पलटें तो आपको कई ना खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फटाफट से आपकी मुलाकात करवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से मेरे साथ हैं संदीप त्रिपाठी जी, आपका स्वागत कर रहा हूं बहुत बहुत। राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आशीष जी मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की बात में। संदीप जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि आपने अनुराग ठाकुर को सुना। कई मंत्री हैं सर, कल गौरव भाटिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए और बता गए कि आप अपना दिन याद करिए, लेकिन उससे हटके मैं बात करूंगा कि जब आयकर सर्वे हो रहा है, अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, बता देगी ना आयकर विभाग क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी सर्वे हो रहा है, आपको आपत्ति किस बात पर है, दरअसल बता दीजिएगा लाइव डिबेट में। देखिए हर्ष जी, बड़ी चिंता की बात यह है कि जो भी चैनल या जो भी पत्रकार के संस्थान या जो भी पत्रकार सरकार से डटकर सवाल पूछते हैं, उन पर इस तरीके की कार्रवाई लगातार हो रही है। ये सिर्फ बीबीसी का मामला नहीं है, भारत समाचार देख लीजिए, न्यूज क्लिक देख लीजिए, न्यूज लॉन्ड्री देख लीजिए, पत्रकारों को जेल जाना देख लीजिए, बहुत सारे कप्पन से लेकर जिनको अभी रिहा किया गया, बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को ये जेल में डाल देते हैं जो इनसे सवाल पूछता है। आप बताइए, भारत समाचार पर आपने इसी तरीके का सर्वे के नाम पर जो है 48 घंटे की रेड की थी, उसमें क्या निकल कर आया था? भारत समाचार जो है उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। उत्तर प्रदेश में मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि वो जो है नंबर 1 स्थान रखता है और सरकार से जमकर ब्रजेश मिश्रा जी सवाल पूछते हैं। तो ये जो खुन्नस निकाल रही है सरकार, इस पर आज चिंता की बात है के लिए। ठीक है, मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन सबसे लूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है तो थोड़ी मेरी मेमोरी ताजा हो जाती है सर, इसलिए मैं माफी के साथ आपसे कोई कुछ याद दिला दूं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जोगेंद्र पत्रकार थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि मुझे जलाकर मार डाला गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम भी लिया गया था बाकायदा। वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा सर। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अखिलेश यादव सैफई में सलमान खान का डांस देख रहे थे उस वक्त। मैं समाजवादी पार्टी से एक क्वेश्चन लेता क्योंकि विपक्ष में आप हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी आप आइएगा, दरअसल आरोपों के जवाब दीजिए सबसे पहले, फिर मेरा भी सवाल आपसे रहेगा। सबसे पहले तो हर्ष जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को भाजपा की तरफ से डॉक्टर आशीष का नमस्कार। देखिएगा, ये एक बड़ा ही विचित्र विडंबना है हमारे देश की कि जब भी हमारी सरकार कार्रवाई करती है तो उसे कहा जाता है कि आप इस वजह से कार्रवाई कर रहे हैं, उस वजह से कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं का कुंभा जोड़ के भानुमति का पिटारा बना डालते हैं। अगर हम कार्रवाई नहीं करते तो यही हमसे पूछते कि क्या आप सो रहे थे, आपके बिल्कुल नाक तले इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने पैसों का लेन देन हो रहा है, क्या कर रही है आपका इनकम टैक्स, क्या कर रहा है आपका ईडी। यानी कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कहीं ना कुछ ढूंढ लेना है जिससे ये मोदी को, भाजपा को या हमारे भारत देश को डिमीन कर सके। कांग्रेस का चरित्र बड़ा विचित्र रहा है। मैं यहाँ कांग्रेस को मतलब लताड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपना पक्ष रखने के लिए आया हूं। लेकिन इन्होंने कुछ सवाल उठाए, पर सवाल है ना, टाइमिंग पर सवाल है जी कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, उसके तुरंत बाद ये हो जाता है। हालांकि निष्पक्ष एजेंसी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी कह रहे हैं कि भैया निष्पक्ष एजेंसी है, लेकिन टाइमिंग पे थोड़ा सा सवाल कांग्रेस पार्टी कर रही है। एग्जैक्टली मैं यही आपसे बताने लगा हूं। पहली बात तो टाइमिंग पे सवाल इसलिए नहीं उठ सकता क्योंकि ये कोई 1 दिन बाद 2 दिन बाद ये कार्रवाई नहीं हुई, ये तकरीबन 30 दिन बाद कार्रवाई हुई है। अभी आप कहे कि उसके बाद भी सोते रहेंगे क्या? वो 2 अलग अलग समझिएगा। मैं जब छोटा बच्चा था ना हर्ष जी संदीप जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आ रही है। आशीष जी की आवाज आ रही है आपको? आशीष जी की आवाज मिल रही है संदीप जी? संदीप जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फोन में दिक्कत है। चलिए ठीक है, हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। आशीष जी आप अपनी बात को पूरा करिएगा, इतने हमारी टीम ठीक करने की कोशिश करती है उनके। जी हर्ष जी, मैं जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, मैं बड़ी विचित्र सी एक बात आपको बताऊंगा अपने बचपन की घटना कि बाई चांस ऐसा 2-3 बार हुआ कि जिस दिन मेरी माँ ने
चने बनाए सफेद वाले, उसी दिन हमारे पिताजी लेट आए। तो उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि जब जब सफेद चने बनते हैं तुम्हारे पापा लेट आते हैं। यानी किसी दो बातों को कोरिलेट करना, यह अपनी अपनी मानसिकता पे जुड़ा हुआ होता है। अभी एक अलग डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। बीबीसी हैज बीन अ रूटीन डिफॉल्टर, उनको कई नोटिस सर्व किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। और अभी भी जो इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है, ये कोई रेड नहीं है, ये प्रिलिमिनरी सर्वे है जो करना। चलिए ठीक है आशीष जी, वो कहावत दोबारा से कह दीजिएगा। अब संदीप जी दरअसल सुन ले वो कहावत जो आप बड़ी अच्छी सी कह रहे थे, घर वाली। जी जी जी, नहीं मैं सिर्फ अपने बचपन की घटना बता रहा था। अच्छा, वो सच्चाई है, सच्चाई आप ही के घर की घटना है। जी, मेरे सच्चाई घटना है कि जब भी चांस की बात है हाँ। कि जब भी हमारे घर में चने बने सफेद वाले तो पिताजी उस दिन लेट आए। अगले दिन फिर चने बने, फिर बाई चांस पिताजी लेट आए, तो माताजी के दिमाग में यह बैठ गया कि भाई जब भी सफेद चने बनते हैं तो हमारे पिताजी लेट आते हैं। यानी ये कोरिलेशन। ठीक है संदीप जी, ये टाइमिंग को लेकर थोड़ा दरअसल था, वो अपनी घर की बात बता रहे थे। हाँ ठीक है, मैं अजय जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन भी करिएगा, थोड़ी सच्चाई मैं भी आपके सामने रखूंगा। अजय तिवारी जी, स्वागत के साथ एक सवाल आपसे ले रहा हूं। आप तो किसी पार्टी से जुड़े हैं नहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा था, समाजवादी पार्टी होती तो उनसे भी सवाल पूछता, हालांकि पिछले दिनों भी मैंने सवाल पूछा था। लेकिन कांग्रेस जो बात कह रही है आपातकाल का, अभी हम थोड़ी देर में जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते जो टाइमिंग पर सवाल खड़े किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मीडिया पर अब सरकार कहीं ना कहीं बंदिशें लगाने की कोशिश कर रही है? अजय तिवारी जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की 140 करोड़ जनता को नमस्कार करता हूं, और पैनल पर बैठे आदरणीय संदीप त्रिपाठी जी, आशीष जी, ये सब हमारे बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको भी प्रणाम करते हुए आपको भी सादर प्रणाम करता हूं। मैंने संदीप जी को सुना और अभी आशीष जी को भी सुना। संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आईटी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये निष्पक्ष जांच करने के लिए आजाद है और ये कहीं भी जांच कर सकते। इनकम टैक्स, सीबीआई और आईटी को पूरा हक है कि किसी भी व्यक्ति की जांच वो कभी भी कर सकता है। इसमें कांग्रेस को दर्द नहीं होना चाहिए। वो जब मर्जी करे, वो भारत समाचार पे करे, इंडिया टुडे पे करे या आज तक पे करे, कांग्रेस पे करे, बीजेपी पे करे, हम पर करे, आप पर करे, वो आजाद है। और बाखूबी तरीके से उस जांच के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। और ठीक है, जांच हो रही है। अभी आप देखिए, बीबीसी ने खुला कहा हुआ है कि ठीक है साहब, जांच हो रही है, हम उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके हम समानता उनके साथ खड़े हैं, और मुझे लगता है कि जांच में हम निष्पक्ष होंगे और बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बीबीसी को दर्द नहीं है, समाज को दर्द क्यों होना चाहिए? चलिए ठीक है, अब मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। आशीष जी, सबसे पहले तो क्लियर करिए, अजय जी कह रहे हैं कि आपने कहा कि हमारी सरकार ये करवाती है, इसे क्लियर करिए सर, बहुत जरूरी है इसकी क्लैरिटी। जी सर, मैं अजय जी की बात का पूरा सम्मान करता हूं, और मैं इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं क्योंकि इसके लिए कटघरे में मोदी सरकार को खड़ा किया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि आप ऐसा करवा रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। वरना हम तो ये मानते हैं कि निष्पक्ष एजेंसीज हैं, इनको अपने हिसाब से काम करने का पूरा हक है। जी, आज विपक्ष का काम है चिल्लाना। हमने नहीं करवाया सर, मैं मानता हूं संदीप जी, बस हमने नहीं करवाया। संदीप जी, आप पे कई आरोप बीजेपी लगा रही है। अब मैं उन सवालों को लूंगा सर जिसके जवाब विपक्ष को देने होंगे। हालांकि विपक्ष का काम सवाल खड़े करना होता है, अगर आपको कहीं पे भी लगे तो आप आशीष जी से सवाल पूछ सकते हैं। मैं थोड़े से ग्राफिक दिखाना चाहूंगा, एक ग्राफिक दिखा देता हूं, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो बीजेपी का संदर्भ है। किताब सर इमरजेंसी वाली थी, द इनसाइड स्टोरी, उसमें कहा गया है कि आपातकाल के समय आधी रात को अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। ये गौरव भाटिया भी कल कह रहे थे, इसलिए मैंने ये ग्राफिक थोड़े से तैयार किए जो आप इस आरोपों का जवाब दे पाए। हम जल्दी जल्दी से चला के बता देते हैं अपने दर्शकों को। अधिकारियों ने सफाई दी कि पावर हाउस में गड़बड़ी आ गई थी और उस वक्त तत्काल प्रभाव से 72 घंटे के अंदर ही सूचना प्रसारण मंत्री को बदला गया और भारतीय पत्रकार और विदेशी पत्रकारों पर भी इमरजेंसी की गाज गिरी। और आपको और भी जानकारी देते हैं कि कुलदीप नैयर लिखते हैं, जो इस किताब के लेखक थे, कि विदेशी संवाददाताओं को भी देश तक छोड़ना पड़ा था। उसमें बीबीसी के भी संवाददाता थे, ये कहा गया है।
और विदेशी संवाददाताओं को देश से निकाला जाने लगा जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। आपातकाल को लागू किया गया। सबसे पहले द वॉशिंगटन पोस्ट के लेविस एम सिमंस थे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया जबरन। और ये आपको बता दें कि संजय गांधी एंड हिज मदर नाम से लेख लिखा गया है, उसमें भी ये बातें लिखी गई हैं जो आधार हम आपको अभी दे रहे हैं। बीबीसी के मार्क टली को भी देश छोड़ना पड़ा था। अब मैं संदीप जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि विद्याचरण शुक्ल जो तत्काल प्रवास से आपातकाल के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर ही तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने दरअसल एक मीटिंग बुलाई अखबार संपादकों की और उन्होंने कहा कि अखबार संपादकों, हम देखेंगे कि आपके अखबार से कैसा बर्ताव किया जाए, कौन कौन नेता कब गिरफ्तार हुए, उन्हें किन किन जेलों में रखा गया, ये खबरें समाचार पत्रों में नहीं छापी जाएंगी। संसद में अगर किसी सदस्य ने आपातकाल, प्रधानमंत्री या सेंसरशिप के खिलाफ भाषण दिया तो वो कहीं पर भी नहीं छपना चाहिए। ये मीटिंग बुलाई गई थी बकायदा संपादकों की और ये बातें कही गई थी। सर, ये गौरव भाटिया की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो पूछा गया, मैंने सर सिर्फ उनकी बाइट ना चलाकर ग्राफिक्स के तौर पर ये उतार दिया है। अब इनका आरोपों का आप जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं किस आधार पर आप सवाल पूछ रहे हैं, पहले आप इतिहास के पन्नों को पलटिए। देखिए, आपातकाल को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। हर्ष जी, पहली बात तो ये समझ लीजिए, आपातकाल एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम था। देश की उस समय कुछ मजबूरियां रही जिसकी वजह से आपातकाल लगाना पड़ा, और आपातकाल एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आप समझिए, जो अघोषित आपातकाल आज के समय में लगा हुआ है ये गैर असंवैधानिक है। अगर जो है सरकार को लगता है कि आपातकाल की परिस्थितियां आ गई हैं तो संविधान में उसका प्रोविजन है। अरे सुनिएगा, उंगली हिलाने से काम नहीं चलेगा, आप अपनी बात अपने समय आएगा तो बोलिएगा। और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया आपातकाल की होती है जिसका संविधान में एक प्रोविजन दिया हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो इंदिरा जी को सजा हो जाती, वो जेल हो जाती आपातकाल लगाने पर। हाईकोर्ट का तो डिसीजन आया था। सुन, हाईकोर्ट का तो डिसीजन आया था, उन्होंने माना नहीं। उस मामले नहीं, अरे साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर डिसीजन आया था, वो उसके बाद दूसरी सरकारें आई, वो हार गई चुनाव, तब उनको सजा हो जानी चाहिए थी। अब एक बात आप समझिए, मैं क्या कह रहा हूं कि आपातकाल का प्रोविजन अगर संविधान में दिया गया है तो संविधान का हिस्सा है। वो आपातकाल कोई गैर असंवैधानिक चीज नहीं है। रातों रात कानून बनाना भी हिस्सा है। रातों रात कानून बनाना भी संविधान का हिस्सा है। हर्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं नहीं सर, मैं सिर्फ इसलिए टोक रहा हूं ना कि जनता को क्लियर हो जाए। रातों रात कानून बनाना भी संविधान का हिस्सा है। सर साहब, आप जो भी सवाल पूछिएगा मैं सबका जवाब देने के लिए बैठा हूं, मैं भागता नहीं। ठीक है, इसका भी दिक्कत तभी होती है जब आप बीच में बोल देते हैं तो तारतम्यता टूट जाती है, बातें छूट जाती है। मैं आप फिर सवाल कर लीजिएगा, मैं बोल लूं, उसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा। तो जिस आपातकाल की आप बात कर रहे हैं हर्ष जी, तो संवैधानिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आपातकाल लगाया गया। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी कही जाती है कि जो है विदेशी एजेंसियां हमारे नेताओं को खरीद फरोख्त कर ली थी और उनके माध्यम से देश की डेमोक्रेसी को खतरा था, इसलिए आपातकाल लगा। आपातकाल सही या गलत हो सकता है, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन आपातकाल लगाना संवैधानिक तरीके से कहीं ना कहीं वो कहीं नहीं किसी भी तरीके से गलत नहीं है। मैं ये बात कहता हूं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जो पत्रकारों पर कार्रवाई हुई, उन पर कार्रवाई हुई। आपातकाल के लिए कांग्रेस ने तो बहुत बार माफी मांगी है, सदन में माफी मांगी है। आप अगर ये बात कहते हैं, हमने उसके लिए माफी मांग ली, गलती मान ली कि हमसे या हमारे जो नेताओं ने किया, अगर आपको लगता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। लेकिन क्या भाजपा भारत समाचार पर कार्रवाई जो की और कुछ नहीं निकला, उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? चलिए ठीक है संदीप जी, पर इन्होंने एक बात की मैं आपकी सराहना करता हूं। संदीप जी, एक बात की सराहना करता हूं कि लाइव डिबेट में आप कह रहे हैं कि भैया हमसे गलती हुई थी और आप क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपने मेरे सवाल का एक जवाब नहीं दिया। अभी हर्ष जी, फिर आप नहीं जानते, सदन में बोला है हमारे नेताओं ने, सदन की बात कर रहा हूं। आपातकाल की अगर आप बात करेंगे तो सदन में इस बात को बोला है कि अगर लेकिन एक किताब नहीं है ना सर, अनेक किताब है। मैं तो किताबों को पढ़ के यहाँ पर खड़ा हूं सर कि आपसे सवाल पूछ सकूं। अगर नहीं पता होगी तो नहीं पूछ पाऊंगा ना। हाँ नहीं, हम भी पढ़ के बैठते हैं। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप पढ़ के बैठते हैं। अजय तिवारी जी, बस आ रहा हूँ। आशीष जी, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। अजय तिवारी जी, आपातकाल को लेकर जो कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी मिलावट लग रही है। आपको भी लगता है क्या? अजय जी जल्दी से। सर, आदरणीय स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी को मैं नमन करता हूं
आदमी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये परंपरा ठीक नहीं है कि आपातकाल में मीटिंग बुलाइए और सारे पत्रकार को धमकाइए कि भैया पत्रकार महोदय ये चीज छपनी नहीं चाहिए। आपातकाल में ये सिस्टम ठीक नहीं है। आपको कानून बदलना है, आप कानून बदलिए। पत्रकार आजाद व्यक्ति है, वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या पक्ष में उसका लिखने का अधिकार है, और पत्रकार की कलम में ताकत है जिसके वजह जिसको लोकतंत्र मानता है, जनता मानती है, समाज मानती है। आज हम बैठे हैं तो इसी पत्रकारिता के चलते बैठे हैं और डिबेट में बहस कर रहे हैं कि क्या अच्छा है और क्या गलत है और क्या सही है और क्या होना चाहिए। तो आपातकाल जब बुलाई गई थी और उस मीटिंग में जिस तरह से कांग्रेस को अभी हमारे संदीप जी ने कहा कि बनाया गया, आपने भी अभी दिखाया कि पत्रकारों को समझाया गया कि भाई ये चीज नहीं छपनी चाहिए। क्यों नहीं छपनी चाहिए भाई? क्यों नहीं छपनी चाहिए? जरूर छपनी चाहिए अगर ऐसा है तो। धमकाने वाला संदीप जी माफी मांगेंगे इसके लिए भी कि संपादकों की बैठक होती है और कहा दिया जाता है मत छापिए कुछ भी। उस आपातकाल को पढ़िए तो साहब, मैं तो पढ़ा हूँ सर, मैं पढ़ के ही खड़ा हूँ सर। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप एक पत्रकारों की मीटिंग बुलाइए, संपादकों की मीटिंग बुलाइए और कहिए कि अगर आपने ये छापा तो आप जेल के अंदर होंगे। साहब ऐसा कभी होता है क्या साहब? आप मुझे बता दीजिए संदीप जी। साहब फिर आप कहते हैं कि हम गलत बोलते हैं और आपको बोलने नहीं देते। मैंने पूरे प्रोग्राम में आज आपको ही बोलने दिया है संदीप जी, लेकिन सही जवाब चाहता हूं जी। आपातकाल का मतलब ये होता है कि जो है सरकार उसको फिल्टर करेगी, जो भी चीजें जाएंगी उस पे उसकी नजर होगी, ताकि कोई भी उस समय की जो भी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के अगेंस्ट में बातें ना जाए। और वो बातें आज पब्लिक डोमेन में है ना। आज सवाल तो यही है ना संदीप जी। संदीप जी सवाल तो यही है ना। उस वक्त बीबीसी के संवाददाता को, एक मिनट सर मेरी भी सुन लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। उस वक्त बीबीसी के संवाददाता को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। आज बीबीसी के सिर्फ दिल्ली और मुंबई के ऑफिस में जब आयकर का सर्वे हो रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है सर। यही तो सवाल है ना। आशीष जी इसका जवाब दीजिए, नहीं तो फिर मेरे पास सारा चिट्ठा है, मैं खोलूंगा तो मुझे डिबेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। आशीष जी जल्दी से, ठीक है मैं आशीष जी को बोलने देता हूं सर, आपके आरोपों का जवाब देते हैं क्योंकि मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं नहीं। जल्दी से आशीष जी। जी हर्ष जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना समय आपने अभी संदीप जी को दिया उससे आधा भी मुझे दे देंगे ना। ठीक है तो सर, जल्दी। पैरों तले जमीन खिसका लेकिन सही तथ्य रखिएगा सर, अगर तथ्य गलत होंगे तो मैं टोकूंगा। जी अगर हर्ष जी आप जैसे इंटेलिजेंट आदमी के होते गलत तथ्य बोलते ही आप पकड़ लेंगे और अजय जी उसी समय टोक देंगे। इतने प्रभुत्व लोग इस डिबेट में बैठे हैं तो गलत तो बोलने का सवाल ही नहीं। ठीक है आशीष सर, मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को कि लोगों को पहले इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स को समझने की जरूरत है कि आखिर में मुद्दा क्या है और इसकी हाय तौबा क्या मचाई गई है। मुद्दा बड़ा सीधा सा है साहब कि अगर हिंदुस्तान में व्यापार करना होगा तो हिंदुस्तान के संविधान के नियमों को मानना होगा। बड़ा सिंपल सा मुद्दा है। जब हिंदुस्तान के नियम गूगल पे अप्लाई होते हैं, ट्विटर पे अप्लाई होते हैं, टिकटॉक पे अप्लाई होते हैं, अमेजॉन पे अप्लाई होते हैं, तो बीबीसी पे अप्लाई क्यों नहीं होंगे? अगर बीबीसी को नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप इन नोटिस का जवाब दीजिए और अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देते तो इनकम टैक्स के रूल जो कि 133A के तहत इनकम टैक्स को ये अधिकार है कि वो जाके उनके ऑफिसेज में ये सर्वे कर सकती हैं, उनके अकाउंट्स को खंगाल सकती हैं, उनके एम्प्लॉयज पूछताछ कर सकती हैं, एविडेंस इकट्ठा कर सकती हैं। अगर ये सब संविधान के अनुसार, रूल्स के अनुसार, रेगुलेशंस के अनुसार किया जा रहा है तो इसमें बवाल किस चीज का है? हल्ला क्यों मचाने की जरूरत है? खासकर तब जबकि खुद बीबीसी ने इसके ऊपर कोई सवाल अब तक नहीं उठाया आधिकारिक रूप से। रादर जैसे कि अजय जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो फिर कांग्रेस की पेट में दर्द होना अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिर ये बीबीसी का प्यार क्यों है। मैं वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि बीबीसी को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन किसी जमाने पे कहा जाता था। आज तो सर ये बोरिंग ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, और अगर हम इसको भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन भी कह दें तो भी कोई तो गौरव भाटिया जी बोल चुके हैं क्योंकि इसके ये आप दोबारा वो किस हद तक ठीक है आशीष जी आपके शब्द नहीं है। और आशीष जी मैं अब रोक रहा हूं आपको, ठीक है सर। आप मैं कहा था कि अगर तथ्य सही नहीं होंगे तो मैं टोक दूंगा। आशीष जी सवाल तो ये भी है ना, बंगाल के अंदर मैं 2-4 क्वेश्चन लूंगा सर, क्योंकि सवाल तो आपसे भी बनता है, सरकार आपकी है। बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट चल रहा है सर, क्योंकि तथ्य को पूछने की कोशिश दरअसल करी जा रही है यहाँ पर और तथ्य बता नहीं पा रहा कोई नेता। बीजेपी हमेशा से संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट रखने में और इंडिपेंडेंटली काम करने देने में ही मानती है। लेकिन क्या है कि जिसके ऊपर
कोई इल्जाम ना हो, जो मुद्दे में हो ही ना, एक आदमी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, दूसरे को कर रहा है, ये जबरदस्ती बीच में घुसे चले जा रहे हैं। इस चीज को सोचना है कि आईटी, इनकम टैक्स और सीबीआई कब किस पर दबाव डालेगी, किस तरह से डालेगी, उसको निष्पक्ष जांच करने के लिए विपक्ष, पक्ष और हम जैसे सभी लोगों को उसका साथ देना चाहिए। शायद सीबीआई की जांच में ही कितने करोड़ रुपए पकड़े गए, आपको याद होगा आशीष जी, कलकत्ता में लगभग 15-15 करोड़ रुपए, 20-20, 100 करोड़ रुपए पकड़े गए। ठीक है आशीष जी, वो समय बड़ा कम है। हमेशा से इन एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से काम करने देना हमेशा अलाउ करती है, लेकिन विपक्ष का काम अगर इल्जाम लगाना है तो वो इल्जाम लगाएगी ना। देखिएगा, जिसके भी पेट में दर्द होगा वो कराएगा, इसके लिए हम उसकी गलती नहीं निकालते हैं। जबकि ये मोदी जी ने शुरू से कहा है कि हमारी सरकार में डर लगेगा। ठीक है संदीप जी, जल्दी से आपके पेट में दर्द क्यों है? अगर अभी भी दर्द है तो जल्दी से बता दीजिए आशीष जी को, जल्दी से सर, समय कम है फिर। देखिए, आशीष जी ने अपनी माता जी की एक कहानी सुनाई, तो ये जो संयोग में प्रयोग का जो फार्मूला है, ये भाजपा बड़ी मतलब बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करती है। आप समझिए कि मोदी जी बांग्लादेश, सर, क्रोनोलॉजिकल कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, इस चीज को समझिए। अच्छा, ठीक है सर, सब सुन लीजिएगा। डॉक्टर साहब थोड़ा धैर्य से। ठीक है डॉक्टर साहब, मोदी जी जाते हैं बांग्लादेश, अडानी जी को पावर प्रोजेक्ट मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं देखिए, माइंस मिल जाती है। और जो आप अडानी पे डिबेट किसी और नहीं कीजिएगा, आज आप बीबीसी पे कर लें, ज्यादा उचित होगा। उसी पे आ रहा, भागता नहीं हूं मैं, भाजपा का प्रवक्ता थोड़ी ना हूं साहब, मैं मुद्दे की बात करूंगा। ठीक है संदीप जी, जल्दी से मुद्दे की बात मेरा भी है सर, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट ले देके बचे हैं, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है, कमांड पहले ही आ चुकी है। संदीप जी टोकेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए? संदीप जी, आप इनको शांत कराए, मैं कितने देर से सुन रहा हूँ। ठीक है संदीप जी, जल्दी से सर, मेरी भी नौकरी है सर, मैं प्रवक्ता नहीं। अरे क्या तरीका है साहब, मोदी जी इजराइल जाते हैं, अडानी को जो है ड्रोन का प्रोजेक्ट मिल जाता। ये संयोग में प्रयोग जो आपने बताया, छोले ओले सफेद काला, तो सफेद काला जो करते हैं, चलिए ठीक है, एक बात तो तय हो, ये कहीं ना कहीं जनता समझती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर जरूर आप आइएगा डिबेट में, हम डिबेट को आगे जरूर बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल नेता साहब जब आते हैं तो जवाब तो नहीं होते, लेकिन शब्दों का चयन अगर गलत निकल जाता है तो जनता जानती है कि भैया कैसे जवाब देना है। 2023 चल रहा है, 9 राज्यों में चुनाव है, 2024 में भी चुनाव आना है, लेकिन उससे पहले आपातकाल शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है आप बखूबी समझ गए होंगे और हम आपको समझा भी रहे हैं।